नमस्कार। द गुड वर्ड पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीट पर। भारत में नीट एग्जामिनेशन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है। हर साल 25 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं और उनसे 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं फाइनली इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मेडिकल एंट्रेंस कॉलेजेस, मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ सीट्स उनको मिलती हैं। पूरा जो चक्र है एग्जामिनेशन का वो 1 वर्ष का होता है और अगर उस दौरान पेपर लीक हो जाए तो उसका ही बहुत ही ख़राब प्रभाव बच्चों के मनोबल पर, उनके अभिभावकों के मनोबल पर पड़ता है, जो कि पूरी प्रोसेस को ख़राब कर देता है। हमने देखा है कैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ी जो एक आंदोलन हुई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, स्टूडेंट्स ने खासकर भाग लिया। सरकार ने भी इस प्रॉब्लम को पहचाना और एक नया बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस लाया गया। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी उत्तरदायित्व को पहचाना और उन्होंने त्यागपत्र भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्टूडेंट्स को संबोधित किया, उनके कंसर्न्स को सुना और उनको ये आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये तो पुरानी बात रही। अब नीट एग्ज़ामिनेशन की अगर जब हम बात करें तो अगर इस पूरे प्रोसेस को हम एक होलिस्टिक मैनर में देखें, यानी इसकी पूरी एंटायरिटी में देखें, यानी इसको बाकी चीज़ों के साथ जोड़कर यदि देखें, तभी हम इस समस्या का निदान कर पाएंगे। पेपर लीक जो एक बहुत बड़ा मुद्दा खासकर नीट के लिए जो उभर रहा है, इसकी जड़ तक जा पाएंगे और इसका एक जो सॉल्यूशन है उसको हम देख पाएंगे। हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है और एक बहुत सशक्त माध्यम अगर किसी चीज़ को पूरी तरह से समझने का है तो वो है उसका इकोनॉमिक एंगल, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो पूरी नीट कंट्रोवर्सी को, इससे जुड़ी हुई समस्याओं को और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको एक इकोनॉमिक लेंस से कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं और कैसे वो सारी चीज़ें अपना सकते हैं जिनकी मदद से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर किया जाए। इस पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन जौहर। डॉक्टर जौहर एक इकोनॉमिस्ट हैं और एक टीचर के रूप में वो अपने आप को अपनी एक इंट्रोडक्शन देते हैं और कैसे एक टीचर जो है वो एक समाज को नई दिशा देता है, वो एक समाज को एक नया पर्सपेक्टिव देता है, एक दृष्टिकोण देता है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। इस पर इनका प्रयास रहता है और इनसे आज हम इस नीट और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर जौहर, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल ये जो पेपर लीक है, खासकर नीट का जो पेपर लीक है, पेपर लीक होता क्यों है? देखिए रजत जी, इसको अगर हमें समझना है तो हमें पूरा इसका 360 डिग्री ग्रास रूट में इसको समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम है वो जो डॉक्टर्स या फिजिशियन को जो प्रोड्यूस कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, वो कोई नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से नहीं कर रहा है। उनके पीछे जो फैक्टर्स हैं जिस वजह से डॉक्टर्स आ रहे हैं या फिजिशियंस आ रहे हैं, उसके पीछे इसे कह सकते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से ना आ करके वो एक, इसके जो फैक्टर्स हैं उसके पीछे 3 मेजर फैक्टर मैं समझता हूँ। एक तो इस सेक्टर में रेंट है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। एक इस सेक्टर के पीछे जो स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा पेमेंट का जो प्रोसेस है वो है। और तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो है मेडिकल ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है। ये 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर कौन बनेगा। ये डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत है वो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें ज़रूरत किसके अकॉर्डिंग होगी। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है उसको जो डॉक्टर प्रोड्यूस करने के जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है रेंट। रेंट जब मैं बोलता हूँ तो अक्सर बच्चे समझते हैं कि रेंट का मीनिंग तो वो होता है जो किराया होता है। नहीं, रेंट का मीनिंग यहाँ किराया नहीं है, राइट।
एक कंसेप्ट होता है लालच, जो हमारी सोसाइटी में हम बोलते हैं, और एक होता है रेंट। रजत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना नुकसान रेंट ने किया है सोसाइटी में और उसको ऊपर से नाम दिया गया लालच का, तो काफ़ी हमारे जो समाज में एक लंबे टाइम की जो टीचिंग रही है, उस टीचिंग में रेंट को बचाने के लिए लालच को बुरा बताया गया। तो मैं सुनने वालों को कहना चाहता हूँ कि जो लालच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लालच के बिना आप अपने कपड़ों को नहीं संभाल सकते, लालच के बिना अपनी किताबें नहीं संभाल सकते, अपने घर वापस नहीं जाओगे। तो लालच हमारी प्रॉस्पेरिटी का एक ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन जो रेंट है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को डाउन करता है। नहीं, यहाँ मैं आपको रोकते हुए कहूँगा, क्योंकि आप तो एक इकोनॉमिस्ट हैं और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस तरह की जो विशेषण यूज़ किए जाते हैं लोगों द्वारा, तो वो तो एक इकोनॉमिस्ट जो है या जो अर्थशास्त्री है उसको तो समझ आ जाएंगे। तो आप रेंट शब्द बार बार डिस्कशन में आ रहा है, रेंट रेंट रेंट। तो रेंट को सामान्य भाषा में एक यदि किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी समझाना चाहें अगर हम, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रजत जी, इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। रेंट का जो अर्थ है वो ये होता है कि हम जितना काम करते हैं, अगर हमें उससे ज़्यादा ले रहे हैं, हम कमा नहीं रहे, ले रहे हैं, तो वो रेंट है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर है उससे आप एक ऑपरेशन करते हैं तो वो ये कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए लूँगा। वो किसने डिसाइड किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी 2.5 लाख का है या नहीं है? जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बड़े किसान है वो छोटों किसानों के नाम पे सब्सिडी ले रहे हैं, मशीनें ले रहे हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो रेंट है। इसी तरह पब्लिक के नाम पे, जैसे आप सरपंच को देख सकते हैं कि वो कहता है कि हमें सीधे पैसे चाहिए डायरेक्ट, जो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी पीछे किया कि आपको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कितना एजिटेशन किया, जो आम लोग हैं उनको साथ ले करके वो सब होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो ए और बी ग्रुप में पब्लिक सर्विसेज में होते हैं, उन लोगों ने कोशिश किया कि हमें ओल्ड पेंशन योजना मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सी और डी में उसको कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम सब जानते हैं कि किन को होने वाला है, वो ए और बी को होने वाला है। इसी तरह से हर सेक्टर के अंदर मोर और लेस, पहले एक ज़माना होता था कि ये जो एक्स्ट्रा कमाई है ये सिर्फ ज़मीन से आती थी, लेकिन उसके स्वरूप बदलते रहे। अब उसका जो एक्स्ट्रा कमाई है वो एक इंस्टीट्यूशन से आने लगी है। इंस्टीट्यूशन में कानून बनाएं, फिर कानून के अकॉर्डिंग उस सिस्टम में शामिल हो जाएं, फिर शामिल होने से आपको रेंट आता रहेगा। तो रेंट, और जो हम एक प्रॉफिट कमाती है कोई कंपनी, कोई भी आदमी प्रॉफिट कमाता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, कोई आपका सैलून के अंदर जा करके आपको अगर कोई हेयर कट अच्छा कर रहा है तो वो हर बार ये कोशिश करता है कि मैं पूरी एनर्जी से करूं ताकि और लोग आएँ। तो वहाँ पर वो जो उसका लालच है वो आपको अच्छा बना करके ही खुद को अच्छा करता है। लेकिन ये जो रेंट है इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये बिना आपको अच्छा बनाए आपका यूज़ करके और खुद प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता है। तो ये एक तरह से इनकम या वेल्थ क्रिएट नहीं करता, जनरेट नहीं करता है वेल्थ, ये एक्सट्रैक्ट करता है। इसलिए क्या होता है कि एक मिर्ग मिर्चिका बन जाती है और लोग इसमें उलझने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए बस उलझते रहते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिकल के अंदर इतने लोग जो पेपर दे रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं उस फाइनल वो जो हमारा मेडिकल जो ये से बोल हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम है, राइट, वो जो लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है वो कोई नीड के अकॉर्डिंग ना हो करके वो रेंट की वजह से, वहाँ रेंट है, अनअकाउंटेड पेमेंट है, और एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारा अमाउंट चाहिए, राइट, कॉस्ट आती है मेडिकल ट्रेनिंग की। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये एक टोटल ही नीड बेस नहीं रह गया है। अच्छा, मैं यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे इसी से जुड़ा हुआ पूछता हूँ। 25 लाख बच्चे हर साल आते हैं, ये तो सारे जानते हैं, और 1 लाख बच्चों को सीट्स मिलती हैं, बाकी 24 लाख बेचारे वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से। उन 24 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको बाहर भेज देते हैं। रशिया बहुत सारे बच्चे जाते हैं, चाइना जाते हैं, और जब सब यूक्रेन में तो सब जानते ही हैं कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ फंसे भी, फिर भारत उनको लाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत में जो मेडिकल सीट्स हैं उनको और बढ़ाया जाए, और ये जो पूरा नेट है
यानी जो मेडिकल सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडन किया जाए और जो बच्चे बाहर जाकर विदेशी मुद्रा देते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, वो इंडिया में ही यूज़ हो। और ये होना भी चाहिए इसलिए क्योंकि भारत में भी नीड भी तो काफ़ी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? रज्जा जी, अगर कार खराब हो, राइट, और आप ड्राइवर बदलना चाहें तो आप सॉल्यूशन, या ड्राइवर को इंक्रीज़ करना चाहें तो सॉल्यूशंस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में है। अगर आप, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप सीट इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सीट इंक्रीज़ करने का है ही नहीं। जो मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। वो प्रॉब्लम एक ऐसा सिस्टम को बचाए रखने की है ताकि उसमें एक रेंट आता रहे। तो उस लालच की वजह से यहाँ इतने सारे लोग जा रहे हैं, और जब ये लालच, जब स्ट्रक्चर सुधरेगा तो ये लालच जब ठीक होगा तो लोग इसमें जाना बंद हो जाएंगे। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप देख रहे हैं कि जब से जो हियरिंग है या जो केस होते हैं उनको जब से फेसलेस किया है तो लोग रिजाइन देने लग गए। तो जहाँ पर जो रेंट ड्राइवन सिस्टम कम होता है लोग उससे दूर कर लेते हैं। तो मैं अभी यही कहना चाहता हूँ आपको कि इस सेक्टर में 25 लाख बच्चे इसलिए घुसना चाहते हैं, पेरेंट्स भी अननोइंगली। वो तो इस, देखो, ह्यूमन अच्छा और बुरा नहीं होता, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। आपका सिस्टम आज उस स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहा है जिस स्ट्रक्चर में उनको पता है कि इसमें एक बार घुस गए तो लाइफ सेटल है, राइट, क्योंकि उसके अंदर काम करने से भी ज़्यादा इनकम आती है। तो इनकम नहीं, वो रेंट आता है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये कोई इंस्टीट्यूशनल, ये कोई सीट का प्रॉब्लम नहीं है। जो सॉल्यूशन मैं गलियों में यही सुनता हूँ, आम आदमी यही कहता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, कि आप नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ कर दें। लेकिन नहीं, सीट इंक्रीज इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसमें प्रॉब्लम कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है। तो नवीन जी, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की, प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया है। अब सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाना चाहें तो अब सॉल्यूशन की जहाँ तक बात आती है, जो अभी गवर्नमेंट ने इतना इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन लाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि अब अभी तो केवल अधिनियम है, बाद में ये एक्ट भी बन जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। तो ये क्या वाकई एक सॉल्यूशन है, या ये सॉल्यूशन को सामने लाने में कितना सहायक है, और क्या क्या और चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जिससे वाकई ये प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए इसका ख़ात्मा हो जाए? एक चीज़, बहुत सारे हमारे शिक्षाविद हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो ये कहते हैं ये तो बात की बात हुई, पेपर लीक होने के बाद की बात हुई, उसमें सज़ा के प्रावधान हैं, उसमें फ़ाइन के प्रावधान हैं, लेकिन ये बात हो ही ना, पेपर लीक हो ही ना, ये सुनिश्चित कैसे सरकार कर रही है? तो ये जो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल रजा जी, मैं आपके साथ आज बैठ के एक बात कह रहा हूँ कि 2040 आते आते इस देश में पेपर लीक होना ना के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि कानून बन गया, नहीं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, बस उसको थोड़ा और पुश करने का ज़रूरत है। तो मैं इसके सॉल्यूशंस पे आपसे बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इस सिस्टम के अंदर रेंट आता है, तो अगर हम रेंट को रोक सकें सॉल्यूशन उसी की तरफ से आएगा। तो जब मैंने आपको कहा कि ये जो सिस्टम है ये नीड के अकॉर्डिंग ना रह करके इस सिस्टम में जो डॉक्टर सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई कोई 3 फैक्टर की वजह से हो रहा है। अच्छा। जो रेंट, पेमेंट मेथड और मेडिकल ट्रेनिंग कॉस्ट, तो हम तीनों को अगर एड्रेस करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं सॉल्यूशन हो जाता है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है रेंट का। क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर अनअकाउंटेड इतने अमाउंट, इतना रेंट क्यों इकट्ठा कर पाता है? उसके पीछे रीज़न ये है रजा जी कि वो डीलिंग करता है तो वो पेशेंट से डायरेक्ट डीलिंग करता है। तो इस देश में इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो एक कंपनी डील करती है। कंपनी जब डील करती है तो कंपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है। कंपनी डॉक्टर को मजबूर करती है कि अगर आप कम कॉस्ट रखोगे तो ही हम आपको इंश्योरेंस लिस्ट में रखेंगे, और अगर डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो लोग नहीं जाएंगे, पेशेंट नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर को अल्टीमेटली ठीक भी करना पड़ेगा और कम कॉस्ट में। रेंट कट हो गया। एक तो इसका जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी इस देश में होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है कि देश में इतनी गरीब पॉपुलेशन है, आप कैसे हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लागू कर सकते हो। अभी भारत सरकार ने भी एक 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे। वो तो इंस्टीट्यूशन का
पावर और बढ़ेगा और फिर उसमें करप्शन और बढ़ जाएगा। अगर देना है इंश्योरेंस तो आप समाज में डिस्कस करें और एक लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि इनकम का लेवल क्या होगा। उस मिनिमम इनकम के लेवल से नीचे वालों को आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप आधार कार्ड के साथ या और भी मेथड्स हो सकते हैं, आईडी फैच हो सकती है ताकि आपका बाद में ही आधार कार्ड यूज़ हो। तो ऐसे और भी अलग अलग जो एक्सपर्ट। यानी अगर मैं आपकी बात सरल शब्दों में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो हो, सरकार उसके पैसे भी दे, लेकिन वो आप चूज़ करें कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो गवर्नमेंट यानी एक तरह से डीबीटी। यानी मैं अब सब्सिडी यदि कोई लेना चाहूँ तो सरकार मुझे वो पैसे दे दे और मैं आगे उसका इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी चॉइस अनुसार ले सकूं। इस बात को बहुत सारे एकेडमिशियन ऐसे बोलते हैं कि अगर हम डीबीटी कर देंगे तो क्या पता उसका आउटकम आएगा या नहीं आएगा। हाँ। तो उसको आप आउटकम ओरिएंटेड बनाने के लिए आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड हैं, कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे हरियाणा में अगर बात करें तो फैमिली आईडी हैं, आप उनके साथ उसको फैच करवा सकते हैं कि तभी आपका ये फर्दर गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए काम करेगा जब इसके अंदर हेल्थ फैच हुआ होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो उससे जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर का जो रेंट है वो ऑटोमेटिक टैकल हो जाएगा। दूसरा, इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर को पेमेंट होती है वो एक अकाउंटेड वे में आ जाएगी, राइट। तो क्या होगा रजत जी, इसमें डॉक्टर को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन इसका ये है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस का, तो इसको अगर बड़े फ्रेम में देखें तो इसको हेल्थ इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट हम बोलते हैं मैनेज्ड केयर इंश्योरेंस सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करते हैं, जैसे आपके आजकल ऑटोमोबाइल्स में आप देख रहे हो, कोई भी आप गाड़ी लेते हो तो उसके ऊपर जैसे ही गवर्नमेंट ने इस पर कंपलसरी किया है तो इतनी सारी कंपनी डेवलप हो गई है। आज आपका कोई भी गाड़ी कहीं भी डेंट आती है तो वो कंपनी आपको इंस्टेंटली देने को तैयार है, क्योंकि रूल ऑफ लार्ज नंबर लागू हो गया। और जब रूल ऑफ लार्ज नंबर लागू होता है, कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो आपको पे करती है। लेकिन जब कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में नहीं है तो फिर आपको कैसे पे करेगी? तो कंपनी प्रॉफिट में जाती है रूल ऑफ लार्ज नंबर लागू होने से। तो आज आप देखते हैं कि अगर आपका कोई बाइक है, गाड़ी है, अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, इजीली पे करते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही आप यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को पुश करेंगे तो इसके अंदर फिर एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे परसेप्शन से आ रहा है। तो एक बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, हेल्थ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपना एक बुक लिखा है कि इज़ देयर ए डॉक्टर इन द हाउस, मार्केट सिग्नल एंड द टुमारोज सप्लाई ऑफ डॉक्टर, रिचर्ड सिलर। तो उन्होंने इस बात को एक बड़ा ही सिस्टमेटिक 2008 या 10 में उनका बुक आया है। तो दूसरा, जब हेल्थ इंश्योरेंस आएगा तो रजल जी क्या होगा कि जो कंपनी है वो कंपनी अपना एक नेटवर्क डेवलप करेगी, डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, देन वो लेबोरेटरी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट करेगी, साथ में फार्मेसी के साथ भी करेगी। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाएगा। और कंपनी जब डील करती है तो आपको पता है कि नेगोशिएशन जो कॉस्ट होती है वो डाउन कर लेती है, राइट। दूसरा, एक तो जैसे मैंने इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट करने से एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनेगा, वो बातें किया। तीसरा, इसके अंदर जो बेनिफिट होने वाला है कि आप सुन के हैरान होंगे, एक डेटा है कि अगर हम जो फिजिशियन है उसके साथ में एक टीम मैनेज्ड स्ट्रक्चर बनाएं। टीम मैनेज का स्ट्रक्चर होता है कि जो नर्स प्रैक्टिशनर है, राइट, फिजिशियन असिस्टेंट है, वो अगर हम फिजिशियन के साथ में उनको इनबिल्ट करें तो फिजिशियन का जो 70% वर्कलोड है वो कवर कर लेगी और ओनली 30% कॉस्ट पे। अच्छा। तो होता है क्या है कि फिर डॉक्टर जो है वो फ्री हो जाएगा स्पेशलाइज्ड, एक तरह का ये बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए। तो अभी जो हम ये इम्बैलेंस देख रहे हैं, क्या हो रहा है, जोग्राफिकल इम्बैलेंस है, डॉक्टर को जाना कहीं ज़रूरत कहीं पर है, डॉक्टर कहीं और बैठा है, जहाँ उनको रेंट आ रहा है, जहाँ अच्छी पेमेंट आ रही है वहाँ है। तो एक जोग्राफिकल इम्बैलेंस के साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड इम्बैलेंस भी है कि डॉक्टर चाहिए आपको
न्यूरो के तो डॉक्टर आपको हार्ट के ज़्यादा हैं, डॉक्टर चाहिए आपको बोन्स के तो डॉक्टर आपके न्यूरो के ज़्यादा हैं। तो ये जो सेक्टरल इम्बैलेंस है, यानी उसको स्पेशलाइज्ड इम्बैलेंस है, वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे ही ये हेल्थ इंश्योरेंस को पुश करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने 3-4 बातें आपसे की है, उससे होगा क्या कि जो मार्केट सिग्नल्स हैं वो पुल करेंगे डॉक्टर्स को टूवर्ड प्लेसेस जहाँ उनको होना चाहिए, तो उन और टूवर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं कि स्पेशलिटीज़ की तरफ, राइट। तो जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट सिग्नल पुल देम टूवर्ड द प्लेसेस एंड स्पेशलिटी वेयर दे आर डिमांडेड मोस्ट। तो जैसे ही वो उसकी साइड जाएगा तो मार्केट में करेक्शन हो जाएगी। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जैसा हमें सिस्टम नीड बेस्ड चाहिए तो नीड बेस्ड सिस्टम बन जाएगा। तो आज हम, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई डॉक्टर एथिकल है या कोई जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो अनएथिकल है, नहीं। हमारा सिस्टम ऐसा है जो इसको इसके अंदर जाने के लिए इंसेंटिव दे रहा है, और उसकी वजह से सिंपल सी बात है, आपके पास अगर 5 लीटर ऑयल हो और लेने वाले 200 लोग होंगे तो आप उसी को ही देंगे जो आपको ज़्यादा पेमेंट देगा। तो अब आप इसमें अनएथिकल और एथिकल नहीं है, सिस्टम आपको ऐसा मजबूर कर रहा है। तो ये जो पेपर लीक का प्रॉब्लम है, अगर आप सीट बढ़ा के रोकना चाहते हो तो नहीं रुकेगा। सीट बढ़ जाएंगे तो जैसे आप सीट बढ़ाओगे पेपर देने वाले 30 लाख हो जाएंगे, क्योंकि रेंट है। तो हमें, जैसे मैंने IRS का कहा, इसी तरह हमें उसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि भाई 1 लाख सीट हैं, दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर 25 लाख लोग पेपर देते हों। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सीट 1 लाख है या 2 लाख, ये कंसेप्ट नहीं, 25 लाख पेपर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जो उनको जो ढांचा है वो अट्रैक्ट करता है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और जैसे ही वो करेक्ट होगा तो स्ट्रक्चर नीड बेस बन जाएगा। और जैसे हेल्थ केयर सिस्टम हमारा नीड बेस होगा तो डॉक्टर मोर स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा बर्डन है वो उसके हेल्पर्स उसको सहयोग करेंगे, और डॉक्टर बहुत स्पेसिफिक होने लगेंगे। और उनको भी, आप यकीन नहीं मानोगे, डॉक्टर का भी इनकम बहुत बढ़ेगा, उससे डॉक्टर्स को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे इंश्योरेंस अभी जैसे भारत सरकार ने लागू किया तो बहुत सारे डॉक्टरों ने इसका अपोज किया, कि उनको पता है कि जैसे ही वो ठीक है, इंश्योरेंस गलत है सही है जो गवर्नमेंट दे रही है उस पर बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वो लागू हुआ, आपने तो देखा होगा कि राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ डॉक्टर का, और डॉक्टर्स ने यूज़ किसका किया? जो MBBS स्टूडेंट कर रहे हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, मैंने कहा कि A और B ग्रुप वाले सोचते हैं कि उनको C और D को कहते तुम्हारा क्या होगा। इसी तरह बड़ा किसान कह रहा है इस सोसाइटी में छोटे वाले का क्या होगा, इसी तरह सरपंच कह रहा है कि तुम्हारे गाँव वालों का क्या होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने एक स्ट्रक्चर, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स होते हैं उसका मीनिंग ये होता है, सिंपल भाषा में समझें, कि आम आदमी को बचाना उन लोगों से जो ये क्लेम करते हैं कि हम आम लोगों को बचाने के लिए आए हुए हैं। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि एक छोटा निश्चित वर्ग होता है जो बाकी के लोग हैं उनका हवाला देकर जो है प्रॉफिट लेता है या रेंट सीक करता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू आ रहा है, डिग्री के थ्रू आ रहा है। जी, तो अगला मेरा प्रश्न ये है कि अब जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स का रिफॉर्म कर रही है, अभी आपने देखा लेबर सेक्टर के रिफॉर्म भी हुए, हेल्थ रिफॉर्म का ही एक पार्ट है ये जो इतना इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन आया है रोकने के लिए। लेकिन अब इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इतने ज़्यादा लोग साथ लेके लोगों को चलना है, तो आप नहीं कहीं समझ रहे कि जो रिफॉर्म प्रोसेस है तो वो इतनी स्लो है कि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो एक जो बड़ी स्लो ग्लेशियल पेस ऑफ रिफॉर्म्स है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? रजत जी, पहले तो हमें ये समझना है कि स्लो क्यों है, राइट। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो इसमें 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया, और शॉर्ट टर्म में जो गवर्नमेंट बिल लेके आई है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 था, तो उसमें बेसिकली प्रोविज़न 2 से 3 साल का जो
एक आपको जेल हो सकती है, मैक्सिमम 10 लाख का पेनल्टी थी, लेकिन उसको बढ़ा करके इन्होंने पेनल्टी को 50 लाख कर दिया है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो 10 करोड़ कर दिया है, और आपको जेल हो सकती है 5 से 10 साल कर दिया है। ठीक है, ये जैसे आप समझते हैं कि एक इंस्टेंट किसी चीज़ को संभालने के लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इससे ये ग्रास रूट पे ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है, सॉल्यूशन तुम कहीं और कर रहे हो, और डेमोक्रेसी में इंस्टेंट सॉल्यूशन ऐसे ही होते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये सॉल्यूशन फिर इतना स्लो है तो ये तेज होगा कैसे? ये स्लो क्यों है? स्लो इसलिए है कि जैसे मैंने अभी ये आपको जो रेंट सीकर्स का मैंने नाम लिया, सेक्टर में वो घुसे हुए हैं, तो इन्होंने ये मोरलिटी पे बात करते हैं, आम लोगों को कन्विंस करते हैं, क्योंकि ये मोरल आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो अगर एग्रीकल्चर बिल आ गए तो छोटे किसान का क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स लग गया तो छोटा किसान कैसे टैक्स देगा, हालांकि 12 लाख तक छोटा किसान तो आएगा ही नहीं। इसी तरह से हर सेक्टर के अंदर मोरल आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन उनकी जो मोरालिटी है वो मोरालिटी परसेप्शन से आती है, रीज़न से नहीं आती है, राइट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई एक आपका, जैसे मैंने सैलून का एग्जांपल दिया, कि अगर कोई सैलून में है वो आपका कटिंग करता है तो वो आपको बड़ा ध्यान से कटिंग करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये दोबारा है। तो आप ये कहोगे वो आदमी बड़ा मोरल है। वो मोरल नहीं है, उसका जो मोरलिटी है वो रीज़न से आ रही है। रीज़न क्या है उसका, कि भाई अगर नहीं करूँगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो इस समाज में एक प्रॉब्लम क्या हुई है पिछले अगर 70-80 साल में आप देखें तो, कि ये जो रेंट सीकर है, राइट, जैसे अंबेडकर जी ने कहा था कि ये एजुकेशन ही आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकती है, तो कुछ लोगों ने एजुकेशन ले करके एक्सप्लॉयट करने लग गए, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया ना। तो इसके अंदर जो ये जितने भी सेक्टर्स मैंने बताया कि इसमें रेंट सिंकिंग है, तो उसको उनका मोरल आर्ग्यूमेंट को कैसे रोकेंगे। आज सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी में ये है कि उनका जो मोरल आर्ग्यूमेंट है, जिसे आम लोग कन्विंस हो जाते हैं, और फिर डेमोक्रेसी में लॉजिक से कम डिसाइड होता है और नंबर ऑफ लोगों से चीज़ें ज़्यादा डिसाइड होती है। तो रजत जी, एक अगर मैं लाइन में कहूँ तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है, जो थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट है, वो पढ़ा लिखा आदमी कैसे मोरलिटी में बोल सके। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप देखते हैं कि वेस्ट में जो भी लोग इनलाइटेड हुए ना, तो उन्होंने सीधी डायरेक्ट लॉजिक की बात की, तो उनको फांसी दे दिया गया, राइट, उनको मार दिया गया लोगों द्वारा। लेकिन इंडिया में अगर बुद्ध हुए, नानक हुए, दादू हुए, कोई भी इनलाइटेड हुआ तो कंधों पे चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर था, उन्होंने क्या किया कि बुद्ध को एक बात की बहुत समझ थी कि अगर तुम लोग, जो लोग समझदार नहीं हैं, उनमें रहते हो तो आपको उनकी तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन उनको एक बात कहो कि भाई मैं 90% तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम मेरी 1% बात मान लो, और वो 1% इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 90% को कोलैप्स करवा देता है। क्योंकि 90% जो बात होती है वो बात लॉजिक पे नहीं होती, सिर्फ वो मोरलिटी पे होती है, परसेप्शन वाली मोरलिटी पे। तो जब मोरलिटी आती है लॉजिक से, तो उसको कोलैप्स करवा देती है। यहाँ मैं आपको रोकते हुए कहूँगा कि एक ब्ले व्यूअर्स हैं जो इन सारी बातों के बारे में और समझना चाहते हैं, और एक लाइफ में सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला ये भी है कि आप एक आर्गुमेंट भी सुने और उसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी आपके पास हो, ताकि दोनों का एक समावेश आप अपनी समझ से डेवलप कर सकें, और फिर अपने मेरिट के हिसाब से, यानी आपकी अपनी समझ के हिसाब से उस जो एक निष्कर्ष निकाल कर आप उस पर चलें और आगे बढ़ें। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स ऐसी हैं जो कि एक आदमी को पढ़नी चाहिए, ताकि वो एक जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है स्टूडेंट्स के लिए, उसको समझ सके और उसका फिर लाइफ में आगे इस्तेमाल कर सके। देखिए जी, अरिस्टोटल ने रीज़न दिया कि हमें रीज़न से चलना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के सामने उस टाइम भी यही चैलेंज था कि रीज़न आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि बीच में जो मिडिल मैन थे वो रीज़न में नहीं, वो तो सिर्फ मोरल पे बात करते थे। तो आइन रैंड ने इस बात को, ये जो गैप था, इसको ब्रिज किया कि कैसे हम थ्योरेटिकल बात को या रीज़न वाली बात को या यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट को हम बेसिकली मोरलिटी में बोल सकते हैं। तो अगर आप आइन रैंड का लिटरेचर पढ़ेंगे,
जॉन लॉक का लिटरेचर पढ़ेंगे, मिल्टन फ्रीडमैन को आप पढ़ेंगे, या अगर आप हेक को आप पढ़ेंगे, राइट, या बुचनन को आप पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में जो सामने वाला बात कर रहा है वो कहीं मेरे को फुसला तो नहीं रहा है। तो मेरे को ये समझ आता है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है थ्योरी को समझ लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें डाउट करना सही आता है कि नहीं। अगर हमें सही डाउट करना आता है देन हमारा एजुकेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैं जो बात यही कहना चाह रहा था कि हमें एकेडमिक्स के अंदर कि कैसे लोग यूटिलिटेरियन बात को मॉरलिटी के अंदर बोल सके, ये चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, लोगों को कन्विंस करने के लिए, जो कि पॉलिटिक्स में तो बहुत बड़ा गैप है कि अगर मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी थी, कृषि बिल आए, राइट, फार्मूला आए, चाहे वो और रिफॉर्म्स आने हैं, अगर उनके पास एक टीम होती है जो उनके जो रिफॉर्म होते हैं वो तो लॉजिक बेस होते हैं, लेकिन वो पब्लिक को कन्विंस लॉजिक के साथ मॉरलिटी से कर दें तो इजी हो जाता है। क्योंकि देखिए आपका विपक्ष रहेगा वो तो मॉरल आर्ग्यूमेंट देगा परसेप्शन बेस, और वो वही लोग वो बात बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और आजकल तो एक बात और हो गई है रजत जी, जब से ये यूट्यूब का प्रचलन चला है ना, तो टीचर जब किसी समाज में वो बात बोलने लगे जो लोग सुनना चाहते हैं, तो उस समाज का क्या त्रासदी होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो आज जो यूट्यूब के अंदर जो टीचर्स हो गए हैं, मैंने चाहे ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हों, चाहे वो एग्रीकल्चर बिल आए थे तब प्रोटेस्ट हुआ हो, तो मैंने देखा ऑलमोस्ट सारी एकेडमी के टीचर्स पॉपुलर, सारे जो ऑनलाइन कोचिंग देने वाले, हर स्कूल हों चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हों, ये प्राइवेट नहीं है एक्चुअल में, ये सरकारी को चलाए रखने के लिए एक झूठा प्राइवेट का मॉडल डेवलप किया गया है, राइट, वो खैर कभी और बात करेंगे। तो ये लोग वो भाषा बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। तो मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात पे कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, पॉलिटिशियन का रोल क्या होना चाहिए, वही समाज के अंदर वो भाषा बोलने लगे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, तो कैसे सोसाइटी अच्छा होगा। तो आप इस एक यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट दे रहे हैं और समझाने की कोशिश भी लोगों को करते हैं कि कैसे आप इस नज़रिए से भी चीज़ों को देखें, ताकि अब फॉलो करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ का अनुसरण करना वो अलग बात है, लेकिन एक समझ डेवलप ज़रूर आदमी में होनी चाहिए। तो इस पर कोई आप आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं, कोई पब्लिकेशंस भी करते हैं इस पर? रजा जी, यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा कि ये कि बहुत बड़ा रेंट सीकिंग सिस्टम बना हुआ है। पीपल आर राइटिंग फॉर एकेडमिक कमेटीज़, नॉट फॉर द पब्लिक, है ना। तो ये एक भी बहुत बड़ा एक ऐसे कहें कि हम कहते हैं ना कि पॉलिसी जज करते हैं इंटेंशन से, हम आउटकम से नहीं करते हैं। तो ये भी एक ग्रुप ऐसा तैयार हो गया है कि जो इस पर आप पेपर लिखें, आपकी एकेडमिक आपका सीवी डेवलप करें और आप सिस्टम के अंदर घुस जाएं और फिर आपको अच्छा रेंट आता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वहाँ रेंट भी बहुत कम है। अगर ये सिस्टम सुधर जाएगा, जो ये मार्केट इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो जो राइट एफर्ट करने वाले लोग हैं उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी, और जो इस राइट नहीं है, इस सिस्टम के अंदर घुस करके रेंट ले रहे हैं, वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम के अंदर वो बाहर होने वाले ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वो इस सिस्टम के अंदर इसको आने नहीं देते हैं। तो मैं एकेडमिक राइटिंग का नहीं, मैं हेल्थ सेक्टर के अंदर में मेरा ही थीसिस तैयार करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले पीरियड में 45 तक ये सेक्टर पे, जैसे आप समझ सकते हैं कि 1950 से 1990 तक सीमेंट, स्टील और पावर, राइट, उन्होंने लीड किया स्टॉक मार्केट को। उसके बाद में 1990 से 2010 तक आईटी, राइट, सेक्टर ने लीड किया। 2000 के बाद में आईटी कहें या एफएमसीजी कहें, वो दोनों सेक्टर ने लीड किया। 2010 के बाद में जो लीडिंग सेक्टर बना वो बैंकिंग बना, और बैंकिंग सेक्टर, और अभी लेटेस्ट अगर कह सकते हैं तो क्विक कॉमर्स आप ले सकते हैं, राइट। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि नेक्स्ट जो 15 साल होने वाले हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि वो बातें मैं आगे आपसे करूँगा जी। अच्छा, अब डिस्कशन को दोबारा अगर हम नीट तक लेके आएँ और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात हमने की है,
और बहुत भारी संख्या में जो जेन ज़ी के जो लोग हैं उन्होंने जाके वहाँ प्रदर्शन किया। कुछ अपशब्द भी उन्होंने कहे, और प्रधानमंत्री जी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें क्षमा भी किया और उन्हें ये संदेश दिया कि वो अपनी जो एनर्जी, अपना जो स्किल है, उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्प्लॉय करें ताकि उनका भी लाभ हो, देश का भी लाभ हो और अर्थव्यवस्था का भी लाभ हो। ये सारी बातें उन्होंने कही। अगर आज जेन ज़ी की हम अगर अब बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा एसेट है जेन ज़ी का, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और क्या सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है उनके सामने? देखिए रजत जी, पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, फिर इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। जेन जी जो है वो इंटरनेट पे पैदा हुई एक प्रजाति है। आप शहर में पैदा हुए, मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे गांव का एंगल है, आपके सिटी का एंगल है, लेकिन हमें 30 साल 40 साल के अनुभव आने तक हमें खुद अनुभव करना पड़ा। लेकिन ये जो जनरेशन है जो इंटरनेट पे पैदा हुई है, वो हमारे जो अनुभव है उसको वो पहले ही रियलाइज़ कर पा रही है। इसलिए उनको जो आगे की लाइफ है वो एक नाटक सी लगने लग गई है। तो वो हर चीज़ में इंस्टेंट चेंज होने में विश्वास रखते हैं, राइट। तो ये तो एक ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे काफ़ी दूर है, लेकिन जो एनर्जी है वो क्रिएटिव बहुत है। क्योंकि इसका पॉजिटिव एंगल ये है कि मार्केट का भी अगर आप एंगल देखेंगे तो इंस्टेंटली बदलती है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि अगर इनको राइट डायरेक्शन मिले तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, और जो नए स्ट्रक्चर में हम और आप हो सकते हैं चेंज होने में टाइम ले, तो ये नए स्ट्रक्चर में ये चेंज होने में टाइम नहीं लेते हैं। तो ये इनका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है। नवीन जी, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझाई हैं। अगर हम दोबारा शुरू से जाएं, लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, और शुरू से लेकर अंत तक की एक यात्रा को देखें, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एस्पिरेंट से, तैयारक से। बच्चा है, 16-17 साल उसकी उम्र है, वो तैयारी करता है। फिर तैयारी करने के बाद वो मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठता है, फिर उसको उत्तीर्ण करता है, फिर वो MBBS करता है, फिर वो MD करता है। इस सारी चीज़ों के बाद वो एक फॉर्मल सेटअप में जाता है, डॉक्टर बनता है, हॉस्पिटल में काम करता है। उसके बाद फिर वहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो अपनी पॉकेट से पैसा देते हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसमें मैं गवर्नमेंट का भी बात जोड़ूं, गवर्नमेंट ने भी जो है हेल्थ फॉर ऑल का नारा दिया है और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं हैं जहां 5 लाख तक का जो हेल्थ बेनिफिट दिया जा रहा है, कार्ड लोगों के बहुत बने हुए हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी आप कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा सेक्टर होने जा रहा है आने वाले 10-15 साल में। तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा सेक्टर कैसे बनेगा, और क्यों इतना बड़ा सेक्टर वो बनेगा, और क्या क्या चीज़ें उसमें और ज़्यादा जो है आवश्यकता है जिनसे और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। और अभी आपने एक बात और कही कि इससे सबका बेनिफिट है। लगेगा तो ऐसा कि बेनिफिट कुछ लोगों को हो रहा है, लेकिन अगर सही मायने में हेल्थ इंश्योरेंस को भारत में यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे सबका लाभ होगा। तो वो जो सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन की क्या एक सटीक परिभाषा है? रजत जी, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रमोट करना है या हेल्थ इंश्योरेंस लाना है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ना लाएं। पहले तो ये, जैसे मैं बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, तो मैं उनको कहता हूँ पहले ये बात देखो कि कौन से नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहला, अगर आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस लेके आते हो तो वो बहुत आप सोच नहीं सकते इतने थोड़े टाइम के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि बना बनाया स्ट्रक्चर दुनिया में, US जैसी कंट्री में इतना उनका हेल्थ केयर सिस्टम था, वो कोलैप्स कर गया। तो मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ, फिर मैं इस बात पे आता हूँ कि हमें पहले प्रिकॉशंस क्या रखना है, फिर हम इसके ऊपर आगे बढ़ें। देखिए, अगर हम देखें सारे स्ट्रक्चर को, ग्लोबल इकॉनमी है 120 ट्रिलियन डॉलर की। जब मैं डॉलर की बात करूँगा तो USD की बात करूँगा, राइट। तो 120 ट्रिलियन में कोई 8.5 ट्रिलियन इंश्योरेंस का सेक्टर है, राइट। इंश्योरेंस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 7.5% के नियर अबाउट,
इस 8.5 ट्रिलियन के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है, राइट। और 2.5 ट्रिलियन डॉलर के अंदर पूरा ग्लोबली यूएस का 1.8 ट्रिलियन डॉलर का शेयर है। यानी ये कह सकते हैं कि टोटल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर यूएस का जो शेयर है वो 79 या 80% के तकरीबन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएस में जो टोटल इंश्योरेंस सेक्टर है वो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर का टोटल इंश्योरेंस, और हेल्थ उसके अंदर 1.8 ट्रिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50% यानी टोटल इंश्योरेंस है उसके अंदर लाइफ और नॉन लाइफ दोनों को मिला लें तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर का है। उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस 1.8 ट्रिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 50%। ये कैसे हुआ वो बताता हूँ, फिर ये कोलैप्स कैसे हुआ, राइट। जब यूएस का इकोनॉमी था 1980 में, इकोनॉमी 3 ट्रिलियन का था, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट था वो अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन का था, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन में आप कह सकते हो 2% जीडीपी का, राइट। जब उनकी जीडीपी 2010 में 10 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट है वो बढ़ के कहीं 500 बिलियन की हो गई, यानी अप्रोक्सीमेटली कोई 8.5 गुना बढ़ी वो, राइट। ध्यान से देखें, इकोनॉमी उनकी बढ़ी 3 गुना, हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट बढ़ी 8 गुना। लेकिन 2000 के बाद में 2025 तक उनकी इकोनॉमी हुई 30 ट्रिलियन डॉलर की, यानी 3 गुना। तो हेल्थ जो इंश्योरेंस मार्केट है वो 500 से बढ़ करके 1.8 पे आ गई, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 गुना ये बढ़ा। 1980 से लेकर के अगर आप 2000 तक देखें तो जब उनके हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट फ्लोरिश कर रही थी तो वहाँ पर रजिस्टर्ड फिजिशियन, या आप कह सकते हैं कि मेडिकल ग्रेजुएट्स 18,000 से गिर के एनुअली 15,000 पे आ गए, राइट। फिर स्टोरी स्टार्ट होती है कि लिंडन बी जॉनसन ने वहाँ 1965 में, आई थिंक अगर मैं करेक्ट हूँ तो, मेडिकेड प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा 60+ वालों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। कोई भी ये जो गवर्नमेंट की सिस्टम है ऐसे स्टार्ट होता है और वो कैसे फिर फैलता है देखिए, और कैसे फिर टोटल सिस्टम को कोलैप्स करवा देता है। तो क्या हुआ कि क्योंकि वो एक बेसिकली डेमोक्रेट्स थे, तो जब ओबामा पावर में आए तो उन्होंने 2010 के अंदर एक एक्ट लाए जिसको उन्होंने बोला अफोर्डेबल केयर एक्ट 2010। उसके अंदर उन्होंने मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों को ऐड कर दिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2.2 ट्रिलियन। इससे हुआ क्या, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट इंश्योरेंस देने लगती है तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उनका लालच कोलैप्स करता है। जिसमें एक सिंपल से आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, आपके व्यूअर समझेंगे कि एक कप है, राइट, वो मैं प्राइवेट आदमी 12 रुपये का बना रहा हूँ, गवर्नमेंट इनएफिशिएंट तरीके से काम करती है तो वो 15 का बनता है। फिर गवर्नमेंट उसको क्या करती है, 5 रुपये सब्सिडी देके 10 का बेचती है। तो हुआ क्या कि मैं 12 का बना रहा था, वो बाहर हो गया, तो इनएफिशिएंसी अंदर हो गई, एफिशिएंसी बाहर हो गई। तो इस वजह से जो कंपनीज थी इंश्योरेंस की वो कम होने लगी, इंश्योरेंस कंपनी कम होने लगी। जो क्लेम सेटलमेंट है वो रेशियो यूएस में अब गिरने लगा, राइट। जैसे ही क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो गिरने लगा, कंपनियां कम होने लगी, कंपटीशन कम होने लगा, इनएफिशिएंसी बढ़ गई। जैसे ही जी इनएफिशिएंसी बढ़ी, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ते ही आज यूएस का, आप अच्छी तरह आपने भी पढ़ाई होगा कि आज उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे कोलैप्स कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया तो वो और कंपनियों को बाहर कर देगी, प्राइवेट लालच को बाहर कर देगी, और फिर इसके अंदर ही वो डॉक्टर ऑलरेडी जो रेंट ले रहे हैं वही डॉक्टर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ अपना टाई अप करके करप्शन बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशंस है कि इसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम से ना जोड़ा जाए, राइट। जैसे मैंने कहा कि आपके समाज, सोसाइटी में सब लोग मिलकर डिसाइड करें कि एक मिनिमम लेवल वालों को आप करें और आपको ट्रांसफ़र करें, और जो ऊपर के लोग हैं जिनको आज ये लगता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर ये रूल ऑफ लार्ज नंबर लागू होगा तो प्रीमियम सभी का कम हो जाएगा। तो अब मैं एक डेटा और देता हूँ। स्विस सिग्मा रिपोर्ट आती है, वो री इंश्योरेंस, हेल्थ री इंश्योरेंस की सबसे बड़ी दुनिया में कंपनी है। तो उस सिग्मा रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे
तो वो एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट देती है। कहती है कि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर उस पीरियड में कम हो गए, 1980 से 2000 तक जो मेडिकल ग्रेजुएट्स थे वो कम हो गए। कम यानी 20,000 एनुअली निकल रहे थे, 15 पे आ गए। लेकिन जैसे ही ओबामा ने ये स्टार्ट किया, यानी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फैलने लगा, तो डॉक्टर्स या जो मेडिकल फिजिशियन हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं, वो 15,000 से बढ़ के 30,000 हो गए, यानी डबल हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे गवर्नमेंट का सिस्टम बढ़ने के साथ मेडिकल ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं। और अब आप ये कहेंगे कि डॉक्टर बढ़ने से तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई और उनका हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये बात जो आप स्टार्ट में कह रहे थे कि नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ानी चाहिए, ये गारंटी नहीं है कि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो जाएगा। नंबर ऑफ़ सीट आज यूएस में जो 2000 में जितने ग्रेजुएट्स आ रहे थे उससे डबल आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया। नहीं, तो पर यहाँ एक प्रश्न और उठता है, बड़ा बड़ा जेन्युइन सा इक्वेशन है। अगर हम इंडिया और यूएस का कंपैरिजन करें और हेल्थ का छोड़ के जनरल कंपैरिजन करें, तो उनका जो एरिया है वो भारत से 4 गुना है, और उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो जनसंख्या है वो भारत से 4 गुना कम है, 1/4 है। यानी तो जो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ वहाँ एप्लीकेबल है या जो वहाँ की रियलिटीज़ हैं वो अलग हैं, भारत देश की रियलिटीज़ अलग हैं। तो कैसे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो मॉडल वहाँ चला वो मॉडल यहाँ चलेगा? यस, इस बात पे में देखिएगा रजत जी, मैं उसको एक और एंगल पे कंपेयर करता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे मैंने कहा यूएस की इकोनॉमी जब $3 ट्रिलियन की थी, तो वहाँ 60 बिलियन हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट थी, अप्रोक्सीमेटली जीडीपी का 2%। इंडिया अभी $4 ट्रिलियन का है, राइट। और हमारा जो हेल्थ मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट है, वो सिर्फ $15 बिलियन का है, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.3, राइट। तो आप अब से कंपैरिजन ना करें, आप ये देखें कि यूएस जब था तब उनका क्या स्ट्रक्चर था, हमारा जब है, यानी कि वो जब 3 ट्रिलियन पे थे तो 2% जीडीपी का उनका हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट था, हमारा 0.3 है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप बात ये कह रहे हैं कि यूएस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जो मॉडल्स हैं वो मॉडल कोई यूएस का मॉडल नहीं है। आपको पता है कि सेविंग से अमीरी नहीं आएगी, तो ये चाहे आप यूएस में रहें चाहे आप इंडिया में रहें, प्रॉस्पेरिटी टेक्नोलॉजी से, प्रॉस्पेरिटी आप अपनी मोबिलिटी से, आप अपनी मेहनत करने से, अगर ऐसा सिस्टम होगा जो मेहनत करने वाले को रोके ना, आदमी प्रॉस्पेरिटी तो आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि सिस्टम ऐसा है जो मेहनत करने वाले को रिवार्ड नहीं मिल रहा। तो मैं यही आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे ही इंश्योरेंस मार्केट फैलेगी तो फिर जो पेमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो कंपनी होगी वो जैसे अपना नेटवर्क बनाएगी तो किनको पे करेगी, आउटकम, क्वालिटी और एफिशिएंसी को, और उससे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और बढ़ेंगे। इसी तरह जैसे कृषि बिल आ जाते तो स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिस्ट बढ़ते, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड के साथ में जो एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल ही हाईली अनप्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनके साथ चिपके बैठे हैं, तो इसलिए उनको भी वो काम करने नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मार्केट बनती है ना, तो गुड लोग सिस्टम में आ जाते हैं और बैड लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन गुड लोग, प्रोडक्टिव लोग कम हैं, इसलिए वो मार्केट को बनने नहीं देते हैं। जो अनप्रोडक्टिव हैं वो तब वो सिस्टम के अंदर है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने इस देश में पिछले 70 साल से जो प्राइवेट बोल करके प्राइवेट घटिया होता है, वो उसको एक गाली दिया है ना, लालच को, और प्राइवेट को गाली दिए है कि प्राइवेट बैंक है तो लालच करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। उस वजह से इस कंट्री या इस समाज के अंदर एक बहुत सारा सिस्टम जो है वो लोगों को अपने स्ट्रक्चर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। तो मैं आज जो प्राइवेट है, मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल जिसको आप बोलते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल नहीं है। वो सरकारी सिस्टम चलता रहे, सरकारी के प्रति जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो वो फ्रस्ट्रेशन लोगों की कम हो, इसलिए एक झूठा प्राइवेट का मॉडल तैयार किया गया है, सूडो प्राइवेट का मॉडल, ताकि लोग प्राइवेट सिस्टम में ही बने रहें और वो जो अनप्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल है वो इसके आर बार अपना रेंट एक्सट्रैक्ट करते रहे। प्राइवेट क्या होता है, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी बनती है तो डॉक्टर को मजबूर हो जाता है कि वो प्रोडक्टिव होने के लिए, अगर आप कम रेट पे ठीक करोगे तो कंपनी आपको लिस्ट में रखेगी इंश्योरेंस, और ठीक नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यू विल हैव टू
दोनों काम आपको परफॉर्म करने पड़ेगा, कम कॉस्ट पे और सस्ता, राइट? तो ठीक भी करना पड़ेगा और सस्ता करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू बी प्रोडक्टिव. सो व्हेन समवन बिकेम प्रोडक्टिव इज कॉल्ड प्राइवेट. तो ये जो प्राइवेट वर्ड का एग्जैक्ट जो बात है, ये एक झूठा प्राइवेट सिस्टम डेवलप करके और ओरिजिनल प्राइवेट को दबाए रखा है, उसके आज ये कंसिक्वेंसेस हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ रजत जी, पेपर लीक होते रहेंगे. कानून बनाने से ठीक है, आप एक पॉइंट तक कुछ हद तक आप डर पैदा कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि आपको 10 करोड़ फाइन देने पर आपको 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा, राइट? तो पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि जो पेपर इस सिस्टम में जाना चाहते हैं उनको तो रेंट दिखाई पड़ता है कि बाद में कुछ करना नहीं है. आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ. यहाँ से कोई इंजीनियर बनता है, वो सिलिकॉन वैली जाता है, सपना रखता है, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है. जो यहाँ से बाहर मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहा है, 25 से 30 हज़ार बच्चे हर साल इंडिया में MBBS की डिग्री ले करके यहाँ डॉक्टर बनने आते हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो जोग्राफिकल इम्बैलेंस है, राइट? कौन आदमी कहाँ जाएगा, कौन आदमी कहाँ पर किस तरह का वो डॉक्टर बनेगा, किस बॉडी के पार्ट का डॉक्टर बनेगा, ये डायरेक्शन कौन दे रहा है? ये डायरेक्शन दे रहा है रेंट, राइट? इसलिए वो लोग इंडिया की तरफ भाग रहे हैं कि डॉक्टर बनना है तो इंडिया में जाके बनेंगे, क्योंकि वहाँ रेंट है. जैसे ही मार्केट बनेगी तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या करेगी, ये जो मार्केट के सिग्नल हैं, तो मार्केट सिग्नल पुल देम टूवर्ड द प्लेसेस एंड स्पेशलिटी वेयर दे आर मोस्ट नीडेड. तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा. दैट्स द पॉइंट. तो इसमें गवर्नमेंट काम तो कर रही है. जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट क्या इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के बारे में सोच रही है. तो यस, मेरी जहाँ तक समझ कहती है कि अगर आप नीति आयोग का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहाँ ये जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI, यस. तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप याद रखना कि नेक्स्ट सेबी IRDA होने वाली है. सेबी ने जिस तरह से कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया है और जो परफॉर्मेंस आज आप देख रहे हैं, इसी तरह का आगे IRDA का रोल होने वाला है. क्या हो रहा है कि जो नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें वो कहता है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. उनको पता है कि कोई भी इकॉनमी जब अगर डेवलप्ड इकॉनमी बनती है तो उसमें 2 पिलर सबसे बड़े होते हैं. एक, लोग रिस्क लें, राइट? दूसरे, लोग रिस्क लेने के बाद उसको सिक्योर कर सकें. तो हम इकोनॉमिक्स में या जनरल भाषा में हम देखें 3 तरह के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो रिस्क को पसंद नहीं करते, एक वो होते हैं जो रिस्क को पसंद करते हैं, राइट? मेजॉरिटी वो होते हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते. नहीं, ये समझ बिल्कुल गलत है. मेजॉरिटी इंसान वो रिस्क अवर्जर वो होता है, जो रिस्क को अवॉइड करने वाला वो होता है जो रिस्क ले करके उसको न्यूट्रल कर ले. कैसे? जैसे मैंने क्या किया कि कोई बिजनेस करना है तो मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, तो बिजनेस में रिस्क है लेकिन इंश्योरेंस हो गया. हम क्या समझते हैं कि रिस्क ना लेने वाला इंसान वो है जो रिस्क में जाए ही ना. तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादा लोग वो होते हैं. नहीं, डेवलप्ड इकॉनमी में या इकॉनमी जो डेवलप होती है वहाँ लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर उनको एक तरह का सपोर्ट देता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो, चाहे बिजनेस का इंश्योरेंस हो. तो रजत जी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी इकॉनमी को अगर प्रॉस्पेरिटी लानी है तो उनका फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, ये 2 पिलर खड़े करने ही करने पड़ेंगे. तो फाइनेंशियल मार्केट तो इंडिया में ठीक है, एक लेवल पे आ गया. आज कोई $5 ट्रिलियन की, 5 लाख करोड़ की, 500 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन हो गया है. लेकिन ये जो एक सेक्टर अभी भी पड़ा है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इसमें बहुत काम होने वाला है. अभी चेंजेस भी किए हैं. तो 2047 का इनका टारगेट है, उसके लिए अब देख रहे हो कि धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ शुरुआत स्टार्ट हुई है, राइट? और मैं समझता हूँ 2030, आज से 3 से 4 साल बाद इसमें बहुत कुछ चेंजेस होगा. तो जैसे देख सकते हैं कि IRDAI ने एक तो इसके अंदर आप आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको कैशलेस पेमेंट को विदिन 3 आवर्स सेटलमेंट हो जाएगा. डिस्प्यूट होता है तो 15 दिन के अंदर कर दिया. वेटिंग पीरियड जो है सिर्फ 36 मंथ पे ले आए हैं. और अगर आप लगातार एक कंपनी के साथ 60 महीने तक हैं, 5 साल तक, तो फिर वो कंपनी आपको इंश्योरेंस ना देने के लिए मना नहीं कर सकती. इवन आपको एनुअली चाहिए आपका कुछ भी, सपोज करें किसी को डायलिसिस हो रही है,
5 साल से वो था, तो अब वो कंपनी उसको मना नहीं कर सकती है। फिर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दे दिया, 100% इसमें एफडीआई अलाउ कर दिया। तो जो एक बहुत सारा ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें मैंने देखा इनके जो लीडर हैं वो ये बात बोल रहे थे कि लीक ना हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। वो गवर्नमेंट स्कूल का एग्जांपल दे रहे थे कि एनवीएस केवीएस का यूज़ करें। तो मैं देख के हंसी आ रही थी कि ये लोग लीड करेंगे जेन जी को। जो बैकग्राउंड में काम चल रहा है रजत जी, वो बहुत वाइड एंगल पे काम चल रहा है, स्ट्रक्चरल काम चल रहा है। और नीति आयोग उस पर जो काम कर रहा है उसके रिजल्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि रजत जी 2040 के बाद में इस देश में पेपर लीक होने नेचुरली कम हो जाएंगे और आपको कानून का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। वो इसलिए कि बैकग्राउंड में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है और वो आप देखेंगे कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर काम नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा स्पीड और चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए। और पेस ऑफ रिफॉर्म्स एक डेमोक्रेसी में, जैसा हम जानते हैं, थोड़े स्लो ही रहते हैं, लेकिन देर सवेर ये जो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, ये जो एक बात बोल दी जाती है कि भाई रिफॉर्म डेमोक्रेसी में स्लो होते हैं, ये बात बोल करके बात ख़त्म कर दी जाती है। ये पेस भी स्पीड में हो सकता है। मार्गरेट थैचर एक बात कहती थी कि मैं 20% रिफॉर्म करती हूँ, 80% रिफॉर्म को बेचती हूँ। उनका बेचने का क्या मीनिंग है कि रिफॉर्म होते हैं रीजन के बेस पे, और रीजन को वो मोरालिटी में बोलती थी। तो अगर एक ऐसा टास्क फोर्स तैयार किया जाए, राइट, देश में से चुन करके जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको मोरली बोल सके, तो जो लोग मोरली, जो रेंट सीकर है वो मोरल बोल रहे हैं, परसेप्शन, ये रीजन के बेस पे मोरलिटी बोलेंगे। जिसमें एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। आज मैं आपके किसी को खड़ा होकर के ये बात कह दूँ कि भाई एग्रीकल्चर में यूरिया सब्सिडी बंद करनी चाहिए, तो कोई एग्री नहीं होगा। मैं इसको दूसरे एंगल से बोलता हूँ कि अगर शराब में जहर मिल जाता है तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, राइट, और वीट और राइस में जहर मिलाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है यूरिया जैसे को, तो लोगों को लगेगा यस। आप देखो ना, पंजाब से तो कैंसर एक्सप्रेस चलती है और प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि हमें इतना सारा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसका सब्सिडाइज एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। तो अब आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि हमें रीज़न को मोरालिटी में डालने का स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप ये जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट में उसको बोलता हूँ कि जो पावर में नहीं होता लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट को मजबूर कर देता है आम लोगों को साथ में ले करके गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने का जो कि काम के नहीं हैं। तो इनको सबसे बड़ा, आज का नहीं, हमेशा से ही आप 3000 साल की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है सोसाइटी में कि ये जो डीप स्टेट है, ये जो नरेटिव बिल्डर लोग हैं, इनकी बातें लोगों को समझ आती है कि अगर आप गांव में जाके या शहर में जाके ये कहेंगे कि सूरज घूमता है ना, तो आपकी बात लोग मान लेंगे। मैं कहूँगा धरती घूमता है तो मेरे पीछे लोग कम खड़े रहेंगे। अब धरती घूमने को कैसे मोरालिटी से जोड़े, तब लोगों को समझ आएगी। तो रजत जी, ये ही सबसे बड़ा रिफॉर्म करने का तरीका है जिसे स्पीड बढ़ाई जा सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। काफ़ी एक्सपैंडेड वे में आपने सारी चीज़ों को समझाया है। मैं अब एक स्टूडेंट की बात पहले स्टार्ट करता हूँ, एक मेडिकल स्टूडेंट की। मेडिकल स्टूडेंट लाइन में आ रहा है और एक पर्पस उसका देश की सेवा करना तो है ही है, साथ में उसका एक पर्पस ये भी है कि कैसे वो एक कंफर्टेबल लाइफ जिए, एक रिच इंडिविजुअल बने। वो बनेगा कैसे? वो बनेगा जब उसका पेशेंट्स आएंगे, और पेशेंट्स तब आएंगे जब उनके पास पैसे होंगे। पैसे तब होंगे जब अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा या उनके पास रिसोर्सेज होंगे। तो अभी आपने हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी डीप एनालिसिस आपने किया है, क्या क्या होना चाहिए, आपने यूथ का एग्जाम्पल भी दिया है। भारत में जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ ईश्वर ना करे कोई यदि बीमार हो जाता है तो घर तक बिकने की नौबत आ जाती है, इतने हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों को यदि कहें कि वो ले हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या ये एक इम्पॉसिबिलिटी नहीं है? एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी इंपॉर्टेंस है, हेल्थ सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो भारत का जीडीपी जो है उसमें हेल्थ का कितना योगदान है, कितनी उसकी परसेंटेज है? रजत जी, में एक बात को हमें समझना चाहिए कि हम रियलिटी को तो इग्नोर कर सकते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, आउटकम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, गरीबी है, राइट, तो ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि समाज डिस्कस करे कि मिनिमम किस लेवल को हमें डीबीटी करना है
और दूसरा बात ये है कि एक मेरे को बताएं आप कि लैपटॉप होंगे तो पैसे लेंगे या पैसे होंगे तो लैपटॉप लेंगे? मुझे लगता है पहले आप लैपटॉप लैपटॉप लेंगे लेंगे, पहले यस। ही, तो लैपटॉप एक कहाँ से रिसोर्स लेंगे? आपको फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट करेगा। और हम्म, फाइनेंशियल मार्केट इस, मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियल मार्केट जो इंडिया के अंदर डेवलप हुई है वो टोटल आपका जो कैपिटल मार्केट है उसको उसका लीडिंग सेक्टर बन गया है। तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा, राइट, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हैं उनको। और ये जैसे आप देख सकते हो कि आपको एक बार टोल का 75 रुपये देने पड़ते थे, और जैसे ही सब लोगों ने उसको अडॉप्ट किया तो 15 रुपये पे हो गया, राइट। तो क्या होता है, रूल ऑफ लार्ज नंबर जब लागू होता है, इतनी बड़ी कंट्री है, ये नेगेटिव नहीं है जी। ये तो हमारे इस देश में ये बात बिठाई गई कि हम पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए गरीब है, नहीं। पहली बात है कि लोगों को ये बात कैसे सूट कर गई कि हम पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए गरीब है, क्योंकि उनकी जो इनकम थी वो कम हो रही थी। तो उनको लगा कि इनकम इसलिए कम हो रही है कि जनसंख्या बढ़ गई, नहीं, इनकम इसलिए कम हो रही थी कि रेगुलेशन ज़्यादा थे। मेरे फादर को ट्रक लेने के लिए डीसी को उस टाइम में घी देना पड़ता था, और 6-6 महीने बाद गाड़ी वाले, कंपनी वाले गाड़ी देने को तैयार है, मेरा फादर लेने को तैयार है, लेकिन कोई परमिशन थर्ड आदमी देगा। तो ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी की वजह से ये स्ट्रक्चर स्लो हुआ, लाइसेंस राज चलता था यस। तो रजत जी, हकीकत में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपके ब्लेसिस हैं आपके ऊपर नेचर का, जहाँ ये इतने लोग, ये प्रोडक्टिव है। बात काफी लोगों को समझ नहीं आएगी नहीं कि आता है। पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो एक रिसोर्सेज एसेट है, है, एक यस। रिसोर्स है। अगर रेगुलेशंस कम हो तो हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरा, जब आपने इकोनॉमी की बात की, अगर हम देखें तो इंडिया का जो पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो कहीं जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 0.39 है, राइट। और यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट होता है उस जीडीपी का। और अगर हम इसमें डेंसिटी देखें कि पर हेड इंश्योरेंस, तो $10 है, जो कि यूएस का देखें तो 6% पेनिट्रेशन है। और उनका, मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का, जी। और उनका जो डेंसिटी है वो कहीं $5200 पर है। ओके। और वो इसलिए प्रॉस्पर हैं कि उनके पास 2 सेक्टर हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, या ये कहें कि इंश्योरेंस सेक्टर जो लाइफ, प्रॉपर्टी और आपकी हेल्थ पे तीनों के लिए है। दूसरा, उनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट है, उसकी वजह से उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी है। तो आप ये पॉपुलेशन का बहाना, गरीबी का बहाना कब तक बनाते रहेंगे? ये तब बहाना बनाया जाता है तब आप ऑनगोइंग सिस्टम को स्टार्ट रखना चाहते हैं। अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप रियलिटी को, आप जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। जी। अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब भी एक एकेडमिक या आप जैसा जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो एक एंटी एक स्टैंड लेता है, या एक ऑल्टरनेटिव एक आइडियोलॉजी को, या एक ऑल्टरनेटिव एक दृष्टिकोण को, एक अलग दृष्टिकोण को सामने लाता है, तो जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, या जो एक 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 डेफिनेट आइडियोलॉजी के एडहेरेंट्स होते हैं, एक किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, या रेंट सीकर होते हैं, यदि मैं आपका ही एक टर्म यूज़ करूं, तो उनकी तरफ से काफ़ी बैकलैश होता है, उनकी तरफ से भी ऑपोजिशन होता है, और उसके फिर ऑपोजिशन के भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो उनसे आपको डर नहीं लगता किस प्रकार से? रजत जी, अगर कोई टीचर है और वो भाषा बोलने लगे, या वो इस बात से डरने लगे, या वो भाषा बोले जो लोग सुनना चाहते हैं जो कि सही नहीं है, तो मेरे को लगता है उसका अंदर से कोई जस्टिफिकेशन आई थिंक नहीं है। तो जब मैं देखता हूँ मेरे को कि मैं अंदर से जस्टिफिकेशंस क्या होता है, चाहे कोई उस बात को सही ले, चाहे उस बात को गलत ले, हाँ मैं इतना ओपन हूँ कि मेरी विचारधारा बदलने को तैयार हूँ अगर किसी के पास ग्राउंडेड सॉल्यूशन हो तो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी विचारधारा कोई मेरे परसेप्शन से आ रही है, राइट। वो लॉजिक से आ रही है, और वो लॉजिक मेरे नहीं है, वो तो आपका लिटरेचर आपके सामने है, राइट। आप देख सकते हैं, मैंने आज जितनी भी बात किया, आप सिग्मा रिपोर्ट देख सकते हैं, आप रिचर्ड सेल्फर का जो बुक है वो देख सकते हैं, और लिटरेचर देख सकते हैं। तो ये तो सामने है, तो इसमें डरने का क्या है? एक लाइफ है, और जब आपको पता है कि जीना है, और मार्केट की ब्यूटी ये है कि वो आपको आज़ादी देती है। क्यों? क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंटशिप बनाती है, आपको स्किल देती है। या तो आप किसी से प्रेम में सरेंडर हो सकते हैं, मजबूरी में नहीं। ये मार्केट की ताकत है जी। मजबूरी।
तो बहुत एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव और एक बिल्कुल ही रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव जो नॉर्मल साधारण बोलचाल में या साधारणतः नहीं सुनने को मिलता, आज आपने हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत अच्छा लगा इस बात को, मैं जानता हूँ कि वो लोग सुनेंगे। आपको रोक रहा हूँ इसलिए बताइए कि मेरे को अंदर से धक्का मारता है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी जो है वो बिना दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के बिना मेरी तरक्की होगी नहीं। तो अगर मैं किसी बात से सफरिंग में हूँ तो इसका मीनिंग ये नहीं कि मैं एफर्ट कम कर रहा हूँ, नहीं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर अलग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी प्रॉस्पेरिटी होगी तो पहले सिस्टम की सही होगा, तो लोगों की प्रॉस्पेरिटी में मेरी प्रॉस्पेरिटी, इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं होती है। तो जैसा डॉक्टर नवीन ने कहा कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी है, यानी प्रॉस्पेरिटी कभी इंडिविजुअल नहीं हो सकती। और इसी रास्ते पर गवर्नमेंट काम कर रही है, इसी रास्ते पर जो जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हैं, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स हैं, वो सारे चल रहे हैं। और सबका एक ही नारा है कि कैसे मार्केट को स्ट्रेंथन किया जाए और जो रेगुलेशंस हैं उनको कम किया जाए, वो किसी भी सेक्टर में हो। और अंततः इससे लाभ किसका होगा? एक व्यक्ति का होगा, भारतीय नागरिक का होगा। तो आज इतनी अच्छी डिस्कशन हमने की, नीट से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेके, हेल्थ इंश्योरेंस से लेके, और कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और कैसे एक स्टूडेंट यानी एक मेडिकल स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट, और बाद में वही एस्पिरेंट जब एक मेडिकल डॉक्टर बन जाता है एक स्टूडेंट से, तो कैसे उसको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्या उसके वाकई हित में है, ये बात आज हमने बड़ी खूबसूरती से एक 360 डिग्री दृष्टिकोण लेकर हमने आज सुनी। मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। डॉक्टर नवीन, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण आपने हमें दिया जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुडवर्ड पॉडकास्ट में हमारा ये एक एंडेवर रहता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो साधारणतः जो चीज़ें देखी जा रही हैं, पूरे देश में देखी जा रही हैं, उन पर एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आपकी सोच और विस्तृत हो, आपको एक एनरिच्ड एक्सपीरियंस मिले, और फिर आप उस नॉलेज को अप्लाई करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। हम आशा करते हैं कि आज का द गुडवर्ड पॉडकास्ट का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यदि ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमें लिखें। एक मोबाइल नंबर भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप इस मोबाइल नंबर पर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड। और अगली बार एक और रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।